अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्टमक कैसे काइम बनाता है। काइम सूप लाइक मिक्सचर है जिसमें हमारी फूड में शामिल प्रोटीन्स हाफ़ डाइजेस्ट हो चुकी थी और हमारी फूड में शामिल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि माउथ में ओरल कैविटी में हाफ़ डाइजेस्ट हो चुके थे। तो काइम में हाफ़ डाइजेशन हुई है। किसकी? प्रोटीन्स हाफ़ डाइजेस्टेड है इसमें और इसके अलावा हाफ़ कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो चुके हैं। तो ये सब कुछ जिसे हम काइम कह रहे हैं, ये कहाँ श आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक के बाद ये कहाँ आ जाए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम उर्दू में छोटी आंत कहते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, उसे हम डुओडेनम कहते हैं, ठीक है? अब डुओडेनम में जब काइम आता है, तो या अब हम इसको काइम नहीं कहते, बार-बार इसमें फूड कह लेती हूँ, उसको ज़्यादा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है? तो जब फूड हमारी जो कि हाफ़ डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई है, तो अब मज़ीद स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये मज़ीद ब्रेक होगी। हमें लगता है कि शायद स्टमक हमारी खुराक को तोड़ता है और बस, जबकि हमारी छोटी आंत खुराक को ब्रेक करने में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो अब जो फूड डुओडेनम में आ चुकी है, अब डुओडेनम के अंदर डुओडेनम में लेट्स से यहाँ डुओडेनम में फूड आ गई है, तो अब इसको मज़ीद कैसे तोड़ा जाएगा? तो इस डुओडेनम के अंदर ना 3 सेक्रीशंस ऐड होंगी, ठीक है? कितनी सेक्रीशंस ऐड होंगी? 3 सेक्रीशन। एक सेक्रीशन जिसे हम कहते हैं बाइल, BILE बाइल। बाइल आएगा गॉल ब्लैडर से। अब ये गॉल ब्लैडर क्या है या लिवर क्या है? पहले इनको भी हम समझ लेते हैं ताकि हमें इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो जो लिवर है ना, लिवर का रोल है, लिवर के और भी बहुत से काम हैं, लेकिन लिवर का रोल है डाइजेशन में, खुराक को हज़म करने में भी। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड इसे हम कहते हैं। ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो किसी किस्म की रतूबत या सेक्रीशन को ख़ारिज करे, ठीक है? आसान लफ्ज़ों में कहें तो एक केमिकल जो है ये ख़ारिज करता है। तो लिवर को हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं, गले में है, गुर्दों के ऊपर है, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो लिवर है। और ये मल्टी लोब्ड है। मल्टी लोब्ड यानी कि ये इसके अंदर ये छोटे-छोटे पीसेस मल्टी मैनी और लोब्स टुकड़े इन पर मुश्तमिल होता है। कलर इसका डार्क रेडिश होता है और इसकी पोज़ीशन की बात करें तो जो हमारे लंग्स हैं, आपको पता है उसके नीचे डायाफ्राम होता है, तो डायाफ्राम के नीचे होता है डायाफ्राम मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था। तो डायाफ्राम के नीचे लिवर होता है, लेकिन हमारा जो अब्डोमेन है ना, उसकी थोड़ी राइट साइड पर ये वाक़या होता है। बालग इंसान में इसका वज़न 1.5 केजी तकरीबन 1.5 किलोग्राम होता है और उसका साइज़ फुटबॉल के साइज़ जितना होता है। और जो लिवर है, लिवर के पास एक थैली-सी होती है जिसका कलर ग्रीनिश येलोविश सब्ज़-सा या हल्का-सा येलोविश होता है। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से या ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे रंगदार मादे होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीनिश येलो होता है और इसकी शेप नाशपाती की शक्ल जैसी होती है, ठीक है? ये जो है ना, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का कनेक्शन एक नाली के साथ होता है ये नाली ये वाली, ठीक है? इस नाली को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा सर, ये बाइल डक्ट क्यों कहते हैं? वो हम जब इसका फंक्शन देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अब जो हमारा लिवर है ना, लिवर एक फ्लूइड बनाता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं बाइल। लिवर बनाता भी है और उसको उसके बाद उसको रिलीज़ कर देता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को उस लिक्विड को हम बाइल कहते हैं। गॉल ब्लैडर जिसे उर्दू में हम पित्ता भी कहते हैं, तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है। गॉल ब्लैडर जो बाइल है ना उसको अपने अंदर सेव कर लेगा, महफ़ूज़ कर लेगा और उसको तभी ख़ारिज करेगा जब ज़रूरत होगी बाइल की, ठीक है? तो जब जो काइम या फूड है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है ना, तो ये जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर पिचकता है अंदर की तरफ। जैसे एक बालून में पानी भरा हुआ और आप उसको अंदर की तरफ प्रेस कर दो, तो अगर उसमें सुराख होगा तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह गॉल ब्लैडर
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ सिकुड़ेगा। तो जब ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगा तो इसके अंदर जो बाइल था वो कहाँ आ जाएगा, वो इस कॉमन बाइल डक्ट से आता हुआ डुओडेनम के अंदर आ जाएगा। ठीक है? तो अब ये बाइल क्या करेगा, ये बाइल जो हमारी फूड के अंदर शामिल फैट्स थे जो कि मेल्ट हो चुके थे स्टमक में, अब उन फैट्स को के जो बड़े-बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, बड़े-बड़े कतरे हैं, उनको छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है? अब आप कहेंगे शायद ये एंजाइम होता है बाइल, या इसके अंदर एंजाइम होता है, तो ऐसा नहीं है। बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं होते जो कि ये ब्रेक कर रहे हैं, बाइल के अंदर होता है बाइल साल्ट। ठीक है? बाइल साल्ट, अच्छा इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, डुओडेनम। जो सेकंड पार्ट है उसको हम जिजोनम, एंड थर्ड पार्ट को हम इलियम कहते हैं। डुओडेनम का जो साइज है वो 10 इंचेस है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करो तो 25 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको मीटर में करो तो 0.3 मीटर। ठीक है? ये कुछ मैंने यहाँ पे एडिशन करवाई हैं चीज़ें, तो वो आप कन्वर्ट, क्योंकि अगर आपको पेपर में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाए ना, या इंचेस की बजाय सेंटीमीटर में, तो आपको पता हो। तो अगर आप इंचीज़, जो इंची टेप होती है, वहाँ से भी आप अंदाज़ा कर सकते हो, या मीटर का अगर आपको आइडिया, जैसे कपड़ा जो ट्राउज़र्स वगैरह का कपड़ा मीटर में मिलता है, तो अगर आपको आइडिया हो 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर के 10 हिस्से कर लें, तो उसका जो तीसरा हिस्सा है 0.3 मीटर, यानी कि काफ़ी छोटी ये होती है डुओडेनम। जिजोनम का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, 2.4 मीटर तक होता है। अब जैसे 2.5 मीटर अंदाज़ा कर लें आप, कितना कपड़ा होता है, तो कितनी लंबी होती है ये जिजोनम। एंड देन इलियम है। ठीक है? इलियम का मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अच्छा ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। ठीक है? तो डुओडेनम जो है, पहले हम डुओडेनम की बात कर लें, फिर जब हम पढ़ेंगे फिर उसको देखते हैं। डुओडेनम के अंदर 3 तरह की सिक्रीशंस आती हैं। सिक्रीशंस का मतलब क्या है, रतूबतें। बाइल, जैसे मैंने अभी बताया, जो कि फ्लूइड है, जिस उस फ्लूइड के अंदर क्या है, इसके अंदर बाइल साल्ट्स हैं और बाइल पिगमेंट्स हैं। अच्छा, ये पिगमेंट्स क्या है, जब जो हमारा लिवर है ना, ये जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं उनको जब मारता है, तो उसके नतीजे में उसको डिस्ट्रॉय जब करता है, तो उसके नतीजे में बाइल पिगमेंट्स आते हैं, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है। ठीक है? बॉडी को ये नहीं चाहिए। तो ये बाइल पिगमेंट बाइल के साथ ही आ जाते हैं, और बाइल के अंदर होते हैं बाइल साल्ट्स। अब ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस करवाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या है? इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फैट के जो बड़े-बड़े ड्रॉपलेट्स या कतरे हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। ठीक है? तो अब ये जो बाइल साल्ट है ना, ये फैट के बड़े-बड़े कतरों को किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यानी कि बाइल क्या करवा रहा है, बाइल इमल्सिफिकेशन करवा रहा है। ठीक है? और बाइल ने ये सारा काम किधर करना है, उसने ये काम डुओडेनम में आके करना है। सही है? तो ये जो पहली सिक्रीशन है वो तो हो गई बाइल। ठीक है? होप सो आपको बाइल की समझ आ गई होगी। तो बाइल में क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। जो बाइल साल्ट पिगमेंट्स हैं, ये पुराने रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के नतीजे में बनने वाले, या उसकी तबाही, जब ये पुराने रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनके नतीजे में बनने वाला एक वेस्ट मटीरियल होता है, या एक प्रोडक्ट होता है जो कि बन जाता है एट द एंड, जिसकी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है ना? तो लेकिन बाइल साल्ट्स क्या करवाते हैं, वो इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन अब आपने ये नहीं सोचना कि शायद बाइल के अंदर एंजाइम है। बाइल के अंदर एंजाइम नहीं है, बाइल के अंदर बाइल साल्ट्स हैं। ठीक है? अब ये लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में करने का फ़ायदा क्या है, कि अब फैट जो है ना वो छोटे-छोटे पीसेज़ में कन्वर्ट हो गया, छोटे-छोटे कतरों में अलग-अलग हो गया है। जैसे कि ये पहले लेट्स से कि ये एक बड़ा-सा ड्रॉपलेट था, अब ये छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इन कतरों को मज़ीद तोड़ना है। अब इनको मज़ीद तोड़ने के लिए बाद में हम देखेंगे एंजाइम्स आएँगे। तो एंजाइम जब इनको तोड़ेगा ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको मज़ीद छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ सकेगा। तो एक फ़ायदा तो ये है इमल्सिफिकेशन का, कि बाद में एंजाइम का काम करना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं एंजाइम, या एंजाइम एक्शन में हेल्प हो जाती है, अगर इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस पहले हुआ हो। ठीक है? जो सेकंड सिक्रीशन आएगी वो है पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जूस हम कहते हैं मिक्सचर को। तो जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज उर्दू में हम इसे लबलबा कहते हैं, ये हमारे स्टमक के पास होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? ये पैनक्रियाज है। तो इसके अंदर भी डक्ट होती है, और इस नाली को, डक्ट को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज
को हम ये इसका ग्लैंड्यूलर फंक्शन भी है। जैसे लिवर का मैंने बताया ना, देखिए जैसे स्टमक है, लिवर है, ब्रेन है, ये सारे ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स के अलावा यहाँ पे जो लिवर है या सलाइवरी ग्लैंड्स आपने पढ़ा था या पेनक्रियाज है, ये ग्लैंड्स का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रतूबत को, एक सिक्रीशन को खारिज करते हैं, ये सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये पेनक्रियाज हो ना, यहाँ पे ग्लैंड है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था ना कि पेनक्रियाज, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पेनक्रियाज है ये एक जूस खारिज करेगा और वो जूस इस नाली के ज़रिए खारिज करेगा। पेनक्रियाज उस जूस को बनाएगा और उसके बाद इस नाली के ज़रिए वो उस जूस को किधर खारिज कर रहा है, किधर भेज रहा है, डुओडेनम के अंदर भेज रहा है, ठीक है। अब वो जो जूस है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, 3 तरह के एंजाइम्स हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स हैं, जो कि चैप्टर 6 में भी आप पढ़ चुके हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन्स हैं या जो पेप्टाइड चेन्स हैं, जो कि स्टमक ने प्रोटीन्स को तोड़ने के बाद रिजल्ट में आई थी। स्टमक ने जब प्रोटीन्स को तोड़ा था ना, स्टमक में शामिल जो पेप्सिन था, अगर आपको याद हो, मैंने चैप्टर 6 में पढ़ाया था कि पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन्स को तोड़ने में रोल प्ले करते हैं, लेकिन पेप्सिन प्रोटीन्स को बड़े हिस्सों में तोड़ता है और जो ट्रिप्सिन है वो उसको मज़ीद छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, इन सिंपल, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को मज़ीद तोड़ेगा और जो अमाइलेज है ये हमारी खुराक में शामिल, देखिए आपने पहले भी पढ़ा था, जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर भी अमाइलेज होता है, जो कि फूड के अंदर शामिल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, शुगर्स को तोड़ता है। इसी तरह अमाइलेज भी जो है यहाँ पे शुगर्स को तोड़ेगा, लाइपेज चिकनाई को तोड़ेगा। तो ये तीनों एंजाइम्स किस में होते हैं, ये पेनक्रियाज इसमें होते हैं और पेनक्रियाज इसको खारिज करता है और ये तीनों जूस मिलकर जो जूस जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि ये पेनक्रियाज से आ रहा है ना। ये तो होगी सेकंड सिक्रीशन। अब थर्ड है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि डुओडेनम खुद भी जूस खारिज करती है। अब इस जूस में क्या, डेफिनेटली एंजाइम्स हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए स्टमक में भी हमने बात की थी गैस्ट्रिक जूस की, तो जहाँ पे भी जूस आ रहा है उसके अंदर एंजाइम्स हैं, ठीक है। और जो एंजाइम्स है ना, ये क्या करवाएंगी, मुकम्मल तौर पर डाइजेशन करवा देंगी। तो इसको देखें, ये 3 पॉइंट्स हैं। डुओडेनम, छोटी आंत का जो पहला पार्ट है डुओडेनम, 3 तरह की रतूबतें डुओडेनम के अंदर आ रही हैं। बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है। इसको इस डायग्राम से समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल आएगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं इकट्ठे आ जाएंगे, पहले बाइल आएगा, फिर उसके बाद जो पेनक्रियाटिक डक्ट है यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आएगा और ये इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ से भी इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो इंटेस्टाइनल जूस आएगा। तो ये तीनों क्या करेंगी, ये खुराक को ब्रेक करेगी, ठीक है। पहले जो बाइल है वो ड्रॉपलेट्स को, अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए ना फैट की डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, तो आपने कहा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में हो रही है, ठीक है। और आगे डुओडेनम के आगे जिजुनम नेक्स्ट पार्ट है, उधर भी जाके होती है, लेकिन डुओडेनम से अगर आपसे पूछा जाए कि चिकनाई की जो उसका अमल शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है, तो शुरू डुओडेनम से हुआ है, लेकिन अगर उसको मेल्ट कहाँ पे हुए थे, चिकनाई मेल्ट हो गई थी स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुई थी, माउथ में, सही है। और प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ शुरू हुई थी, स्टमक में। और चिकनाई की डाइजेशन कहाँ शुरू हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट डुओडेनम में, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज जिजुनम, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे सिर्फ डुओडेनम तक ये डायग्राम बनाई हुई है। जिजुनम जो है ये देखिए, ये कलर्स की वजह से डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये यहाँ तक डुओडेनम है और ये सारी जिजुनम है और ये इलियम है। इलियम सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इलियम 3.5 मीटर होती है और 350 सेंटीमीटर, अगर आप इसको कन्वर्ट करो 137 इंचज़ होती है, अगर आप इसको इंचज़ में करते हो। तो अगर आप डायग्राम से भी देखो तो आपको सबसे बड़ी इलियम नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो जो जिजुनम है ये, इसमें क्या होगा,
ज्यूजेनम के अंदर बाकी की जो डाइजेशन रह चुकी होगी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, इन तीनों की जो बाकी थोड़ी बहुत डाइजेशन रह चुकी होती है, वो आकर ज्यूजेनम में कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि डाइजेशन का अमल, खुराक को तोड़ने का अमल ज्यूजेनम सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है इलियम, ये खुराक को डाइजेस्ट करने में इसका कोई रोल नहीं है। इसका काम अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, जज़ब करने से रिलेटेड है। जो टूटी हुई खुराक है, जो ब्रेक डाउन हो चुकी है, उसको खून में शामिल करवाना इसका काम होता है। तो खुराक की डाइजेशन कहाँ कम, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज़ आ जाए कि इसकी डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है फूड की, तो आपने कहना है ज्यूजेनम में फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इलियम। ठीक है, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, दैट इज़ इलियम। लेट्स से इलियम का इतना जो हिस्सा है वो लिया गया यहाँ पे, और लेट्स से यहाँ से हम इतना हिस्सा काट लेते हैं और यहाँ ये इसको साइड पे ले आते हैं। ठीक है, वरना ये क्या था, ये इस तरह से गोल इसके ऊपर लिपटा हुआ था। लेकिन क्योंकि इलियम अंदर से कैसी है वो हमें बाहर से थोड़ी ना नजर आएगी, तो इसलिए ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये इसका इनर व्यू है, ये अंदर से ऐसी नजर आएगी। इलियम की जो अंदर वाली इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, ये वाली, इसमें होते हैं फोल्डिंग्स, फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आप ये देख सकते हो, ये फोल्ड्स होते हैं। अब ये फोल्ड्स यहाँ पे शायद इतना क्लियरली नज़र ना आ रही हो। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इलियम की अंदर वाली वॉल्स पे। ये देखिए इस तरह से ये फोल्डिंग हुई है, ये फोल्डिंग्स आपको यहाँ से नज़र आ सकती है, ये साइड से इस तरह से नज़र आएंगी फोल्डिंग्स, और ये इस तरह से अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसी नज़र आएंगी। अब इन फोल्डिंग्स के ऊपर बेशुमार फिंगर्स की तरह के उभार होते हैं, इस तरह से फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस उभार होते हैं, और इन उभार को हम कहते हैं वीलाई, VILLI, वीलाई। अगर आप सिर्फ एक उभार की बात करें तो एक उभार को हम कहेंगे विलस, सिंगल को हम विलस कहेंगे। ठीक है, अब ये विलस का रोल है इसमें, इसकी वजह से ही खुराक जो है वो जज़ब होगी, हजम नहीं सॉरी जज़ब होगी ब्लड के अंदर। अब विलस को अगर हम ज़रा समझे, जो विलस है, विलस की लेट्स से ये एक विलस थी। ठीक है, और ठीक है, ये विलस है, और इसकी जो साइडें हैं, जो विलस की जो वॉल्स हैं, वो सिंगल सेल्स की लेयर पर मुश्तमिल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये सिंगल सेल्स जो है ना, ऐसी नहीं है कि ये एक लेयर है सेल्स की तो इसके ऊपर एक और लेयर, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वो विलस की वॉल बना रही है। और इसके अंदर एक नाली होती है, ये डक्ट जिसे हम कहते हैं, और इस डक्ट को हम लेक्टील का नाम देते हैं। ठीक है, ये लेक्टील लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जिस तरह हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने खून की नालियाँ पढ़ी थी, जिस तरह आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स पढ़ी थी, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम का रोल है हमारे ब्लड सेल्स बनाने में, सही है। और इसके अलावा इसका रोल अभी आप देखेंगे, इसका एक और फंक्शन भी है। लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्टील। तो एक विलस के अंदर, ठीक है, ये एक विलस है, एक विलस के अंदर एक लेक्टील होती है, और इसके ऊपर लिपटी होती हैं, जो कि सराउंडेड होती हैं खून की नालियाँ। अब खून की नालियाँ कौन सी होती हैं इसमें, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, खून की नालियाँ कौन सी होती हैं, कैपिलरीज। अच्छा, आप देखें ये एक विलस के अंदर सब कुछ है और इसमें बेशुमार ऐसे विलाई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फूड है जो डाइजेस्ट हो चुकी है वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारी फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसके अंदर क्या कुछ है, तो फूड में शामिल प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं डाइजेस्ट होने के बाद, अब क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ चुका है, अमाइनो एसिड्स आ चुका है। फैट्स जब टूटते हैं तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आते हैं। ठीक है, और जो स्टार्च है जब ये टूटता है तो सिंपल शुगर्स, स्टार्च बड़े बड़े ही कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं ना, तो ये सिंपल शुगर्स। तो ये सब कुछ डाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, तो ये कहाँ आ चुका है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है।
अब ये सारा कुछ यहाँ पे है ना, तो यहाँ से अभी आपने देखा कि अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, इसके अलावा सिंपल शुगर्स हैं। अब ये सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स, ये ल्यूमन कहते हैं खाली जगह को। जैसे कैविटी का मतलब खाली जगह होता है ना, इसी तरह ल्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाली जगह है, इस ल्यूमन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो अमाइनो एसिड्स हैं और जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नहीं, इसमें अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स, ये ल्यूमन से कहाँ चला जाएगा, ये ल्यूमन से इस सेल्स को क्रॉस करता हुआ ये कैपिलरीज यानी खून की नालियों में चला जाएगा। ठीक है, अब ये कैपिलरीज इसको ले जाएंगी, कैपिलरीज आगे जाके वेन में जाएगी कन्वर्ट होगी, वेन इसको जिगर तक ले जाएगी, जिगर इसको फिर हार्ट तक ले जाएगा। सही है, अब वो कैसे ले जाएगा इसको हम बाद में समझते हैं, अब डिटेल से समझते हैं अभी। इसके अलावा इसमें रह गया फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी और एसिड और ग्लिसरॉल ल्यूमन से जब जाता है तो ये ब्लड, ये कैपिलरीज में नहीं जाएगा, ये किधर चले जाएगा, लैक्टील में। अब लैक्टील से जाएगा ये ब्लड में। सही है, यानी कि आपने यहाँ पे गौर करना है, रास्ते को देखें कि पाथवे डिफरेंट है दोनों का। ये जो अमाइनो एसिड्स है और शुगर्स है वो किधर जा रही हैं, कैपिलरीज में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में शामिल जो खून की नालियां हैं वहां पे जा रही हैं। अब ये जब कैपिलरीज में चला जा रही है ना, इसका मतलब ये जज़ब हो रही है, खून में शामिल हो रही है, इस अमल को हम कहेंगे अब्जॉर्प्शन। तो यही काम तो है ना इसका, इलियम का। और जो फैटी एसिड्स है और ग्लिसरॉल है वो जा रहे हैं लैक्टील में, वो कैपिलरीज में नहीं जा रहे। अब उसकी क्या रीज़न है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। जब मैंने आपको वीनस सिस्टम पढ़ाया था तब आपने देखा था कि जो ये इंटेस्टाइन से वेन्स आ रही हैं ये हिपैटिक पोर्टल वेन में जाते हैं। हिपैटिक वर्ड रिलेटेड है जिगर के, यानी कि ये जो वेन जा रही है यहाँ से, अब देखिए कैपिलरीज, अभी आपने क्या पढ़ा, वीलस में क्या है, कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज मिलकर क्या बना देंगी, वेन बना देंगी। ठीक है, अब जो वेन्स जो है वेन्यूल बनाती है ना, कैपिलरीज वेन्यूल्स है, तो ये वेन्यूल्स इंटेस्टाइन से डिफरेंट वेन्यूल्स आ रही होती हैं, और वो वेन्यूल्स जो है वो आगे जाके क्या बनाती हैं, वेन बनाती हैं। अगर आपको चैप्टर 9 याद हो तो वेन्यूल ने वेन बनानी है। अब जो वेन है हिपैटिक पोर्टल वेन, ये किधर जा रही है, ये जिगर की तरफ जा रही है, यानी कि हमारी जिगर में वो ब्लड आ रहा है जिस ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और शुगर्स हैं। अब हमारा जिगर हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखेगा कि हमारी बॉडी को कितनी शुगर चाहिए और कितनी शुगर्स और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। जितना भी एक्स्ट्रा कुछ होगा लिवर उसको स्टोर कर लेगा, और जो ज़रूरत जितनी होगी शुगर्स वगैरह की वो लिवर उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी को भेजेगा। इसीलिए पहले वो लिवर को जाएगा, और इसमें लिवर जो है वो मतलब जैसे कह लो कि अंदाज़ा एक उसको होता है डेफिनेटली बॉडी का, कुछ पता होता है कि बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है, तो जो एक्स्ट्रा होगी उसको वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो फिर उसके बाद जो जितनी ज़रूरत होगी तो हिपैटिक वेन के ज़रिए, ठीक है, हिपैटिक वेन के ज़रिए लिवर उसको, हिपैटिक जिगर, ये वेन उसको कहाँ भेजेगी, इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कैवा से किधर जाएगी, आपको पता है वो हार्ट में जाएगा ब्लड। सही है, और फिर आपको पता है कि हार्ट ऑक्सीजन लेने के बाद उस ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तकसीम कर देगा, और अब हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको वो ब्लड मिलेगा जिस ब्लड में हमारी खुराक जो है, जो खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट से ग़ज़ा थी, वो ग़ज़ाइयत वाला या जितनी भी ताकत की अज्जा हैं वो सारा ब्लड जो है अब हमारी बॉडी को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमारे ब्लड से वो सारी चीज़ें किधर जाएंगी, हमारी सेल्स को जाएंगी, एंड देन हमारे सेल्स उसको क्या कर लेंगे, एनर्जी के लिए, बाकी दूसरे कामों के लिए उसको क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। और उस प्रोसेस को आपको पता है एसिमिलेशन कहते हैं, इस्तेमाल करने को। ये डाइजेशन के स्टार्ट में मैंने उस दिन पढ़ाया था। ठीक है, एसिमिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो इलियम में सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स हैं ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन से किधर जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज से ये जाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन में। हिपैटिक पोर्टल वेन से ये लीवर में जाती है, लीवर इसको हिपैटिक वेन के जरिए हार्ट में भेजती है, और हार्ट से ये बॉडी में चले जाते हैं। जबकि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है वो लैक्टील में जाते हैं। लैक्टील में जाने के बाद एक और नाली जिसे हम मेन लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं वहाँ जाते हैं,
और उसके बाद वो ब्लड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज़ ये होता है कि जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है, ये भी इनके साथ ही कैपिलरीज़ में क्यों नहीं जाते? बिकॉज़ ऑफ देयर लार्ज साइज़। इनका साइज़ बड़ा होता है तो ये कैपिलरीज़ में से गुज़रना इनके लिए मुश्किल होता है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है, ये लैक्टिल में जाएँगे और लैक्टिल जो नाली है वो कैपिलरीज़ की निस्बत ज़रा बड़ी होती है और बड़ी से मुराद ज़रा विड्थ में ज़्यादा होती है। तो लैक्टिल में जब ये जाएँगे, मेन लिम्फेटिक डक्ट में जाएँगे, तो वैसे भी आगे इनकी मज़ीद प्रोसेसिंग होगी, ये मज़ीद कन्वर्ट होंगे एंड देन फिर फाइनली ये ब्लड में चले जाएँगे, ठीक है? तो ये इनका दस्ता दोनों का डिफरेंट है, वो इस वजह से, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है? जहाँ से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का जाना ज़्यादा आसान था, इसीलिए उनको अलग रास्ते से भेजा गया। ठीक है, तो ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्प्शन भी हो चुकी है, अब हमारी फूड में बाकी पीछे क्या रह चुका है? फूड में रह चुका था खुराक का वो हिस्सा जो हज़म नहीं हो सका, जो अनडाइजेस्टेड है, जिसको ब्रेक नहीं किया गया, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स हो गए। इसके अलावा सेकंड वाटर हो सकता है, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, इसके अलावा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जब इस पूरे अमल के दौरान कुछ सेल्स उतर जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ उतरे हुए सेल्स हो सकते हैं, या अभी आपने देखा था बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि वेस्ट हैं, ठीक है? वो भी पिगमेंट्स भी आ गए होते हैं और ये सारा कुछ ओवरऑल इसको हम नाम देंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर वाटर भी है, ठीक है? तो ये सारा कुछ कहाँ आ जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से किधर आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ना, इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तक इसका पार्ट कहलाता है सीकम, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट कहलाता है कॉलन और ये वाला पार्ट कहलाता है रेक्टम और यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसे हम कहते हैं एनस। तो जो सीकम है, सीकम का काम है इस बुक में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन इसका काम भी पानी को जज़ब करने से मुतल्लक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने एक काम, इसने पानी को जज़ब करना है, ठीक है? पानी की अब्ज़ॉर्प्शन ही ना हुई, पानी भी तो चाहिए ना, हमारी खुराक में जो शामिल वाटर था, वो ब्लड में जाएगा, ठीक है? तो उसको कौन भेजेगा? सीकम। इसके अलावा पानी को ज़्यादातर ब्लड में कौन भेजता है? कॉलन, ठीक है? ये ज़्यादातर अब्ज़ॉर्प्शन का, वाटर अब्ज़ॉर्प्शन में रोल किसका है? कॉलन का। अब पानी अब्ज़ॉर्ब हो गया है, लेकिन अब उसमें थोड़ा बहुत पानी रह चुका है कॉलन के अंदर जो कि ब्लड में नहीं गया और वो पानी, उसमें शामिल बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल के उतरे हुए सेल्स, फूड का वो हिस्सा जो हज़म नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड सच एज़ डाइटरी फाइबर्स, ये सारा कुछ बैक्टीरिया, इन सबको ओवरऑल हम इसको नाम देंगे फीसिस का, ठीक है? अब जो फीसिस है, ये आ जाएँगे कॉलन से होते हुए किधर आ जाएँगे? ये रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा और रेक्टम फिल हो जाएगा। तो एक जो है एक्शन होगा जो कि बच्चों में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसमें वो इनवॉलंटरी एक्शन हम उन्हें कहेंगे और उस इनवॉलंटरी एक्शन के ज़रिए जो बच्चे हैं वो इसको, उनमें ये एक्शन इनवॉलंटरी होता है तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इनस के ज़रिए जो है ना जो फीसिस है वो विदाउट एनी कंट्रोल जो है वो बॉडी से बाहर चले जाता है। लेकिन बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता जैसे सीख जाता है, लर्न कर लेता है, तो फिर ये कंट्रोल में आ जाता है। वॉलंटरी एक्शन जो है, वॉलंटरी कहते हैं अपनी मर्ज़ी में, ठीक है? तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? तो ये था सारा लार्ज इंटेस्टाइन का रोल कि इसका काम है एक तो पानी को अब्ज़ॉर्ब करना, सेकंड है डेफिकेशन। अभी असिमिलेशन तक हो गया था, ठीक है? इंजेक्शन समझ आ गया आपको? हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े थे, इंजेक्शन था, डाइजेशन था, अब्ज़ॉर्प्शन था, असिमिलेशन इस्तेमाल हो गया, लास्ट स्टेप डेफिकेशन, ठीक है? जो कि जिसके ज़रिए जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का या वेस्ट मटीरियल है बॉडी से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। हमारी जो कॉलन है ना, कॉलन में कुछ बैक्टीरिया भी कुछ नहीं, मैनी बैक्टीरिया रहते हैं, सही है? और ये बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे ब्लड को कोआगुलेट करवाने में, ब्लड को जमाने में ज़रूरी है, ठीक है? कोआगुलेशन में ज़रूरी है। इसके अलावा अपेंडिक्स का आपने बहुत सुना होगा। अपेंडिक्स टी जंक्शन बनाता है। टी जंक्शन कहते हैं कि ये, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये लग रहा था जैसे टी है, ठीक है? टी जंक्शन बना रहा है किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के साथ। अच्छा, अपेंडिक्स यहाँ तक पार्ट है ये वाला ना, ये देखिए यहाँ तक सीकम है, ये इतना पार्ट क्या है?
अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को नॉन फंक्शनल कहा जाता है कि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इसका काम ये है कि हमारे ऐसे सेल्स को प्रोड्यूस करना जो कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में इसका रोल है। लेकिन खैर इसको आपने नॉन फंक्शनल ही लिखना है कि इसका कोई काम नहीं है। और ये कहाँ से राइज़ हो रहा है? अगर आप साइंस इन्फॉर्मेशन देखें 162 पे इसमें लिखा होगा ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, यानी ये सीकम है, सीकम का ये ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड एंड से मुराद क्या कि ये एंड की कोई ओपनिंग नहीं है, यानी कि ये सीकम की कोई कोई खुला हुआ नहीं है, बाहर को रास्ता नहीं जा रहा। तो सीकम का जो एंड है यहाँ से बिल्कुल इसके साथ ये अटैच होता है। और अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन से मुराद कोई बैक्टीरिया वगैरह आके अपेंडिक्स पे अटैक कर दे तो इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर तो वो थोड़ा बहुत है तो वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो इस वजह से अपेंडिक्स में सोजिश आ सकती है। और सोजिश की वजह से अगर मसला ज़्यादा हो जाए तो ये फट भी सकता है, तो इस वजह से इसको फिर सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है एब्डोमेन में से, पेट में से। ठीक है, अब रीडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन आ जाए डूडेनम की, तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। डूडेनम मुश्तमिल होती है 10 इंचेस, ठीक है, इसका साइज़ आपने बता देना है और इसके अलावा इसके पार्ट्स बता देने हैं। अच्छा, ये पार्ट एलिमेंट्री कैनल का ये बता देना है और इसमें 3 डिफरेंट सेक्रीशंस ऐड होते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद ना आप इनकी नेम्स लिख देने हैं, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, तो आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। इसके बाद डेफिनेशन आ सकती है बाइल की, ठीक है, तो आप लिख लें बाइल इज़ अ फ्लूइड, FLUID, fluid that is released and made by liver and stored in gallbladder, STORED, stored। रिलीज्ड की स्पेलिंग RELEASED, स्पेलिंग्स ना गलत हो बिल्कुल भी। तो रिलीज्ड, ठीक है, एंड मेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो इसका सेकंड पॉइंट यहाँ आगे हम रीडिंग करते हैं, वहाँ से बताऊंगी कि आपने इसका सेकंड पॉइंट, चले मैं अभी बताती हूँ। सेकंड पॉइंट आपने ना, आप पेज ओपन करें अपनी बुक से 164। बाइल हैज़, सेकेंड लाइन जो है ना स्टार्ट में, इसकी सेकेंड लाइन, बाइल हैज़ नो एंजाइम्स बट कंटेन बाइल साल्ट्स फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। तो जो इमल्सिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन आपने एक्सरसाइज में जो MCQs 15 है, MCQs नंबर 15 वहाँ पे दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसका सेकंड पॉइंट आपने लिखना है 164 पेज पे आ जाए और यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, जहाँ थर्ड लाइन पे लिखा ना इट हेल्प्स, तो इट की बजाय लिखना इमल्सिफिकेशन हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड्स, ठीक है। ये इसके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन भी और बाइल भी, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस का अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट डू यू नो अबाउट पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज होता है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। यहाँ तक आप इसका पहला पॉइंट बना दोगे। सेकंड पॉइंट आप बना दोगे इसका फंक्शन के इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि अगर तरतीब से, कि यानी जो पहला ट्रिप्सिन है वो किसको कर रहा है, प्रोटीन्स को, पेनक्रियाटिक माइलेज किसको कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइपेज किसको कर रहा है, लिपिड्स को। इंटेस्टाइनल जूस क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल से आता है, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड। ड्यूडेनम के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने ये सारी इसकी हेडिंग दे देनी है, आप इसमें इसका लेंथ की हेडिंग दे लें और इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट इसकी फंक्शन का बना दे। कंसर्न इसका ताल्लुक है रेस्ट, बाकी की जो डाइजेशन है, ठीक है। थर्ड आ जाती है इलियम, तो इलियम में भी आपने सेम वैसे ही आपने इसकी लेंथ की हेडिंग दे देनी है और सेकंड इसका फंक्शन की हेडिंग दे देनी है। इसका फंक्शन क्या है, इसका ताल्लुक है, ताल्लुक किसके साथ है, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो यहाँ तक इन केस अगर आपको शॉर्ट में आ जाना तो यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है विलाई की, तो देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट लाजमी कर लें।
तो दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस बेशुमार फिंगर्स की तरह के उभार होते हैं, इसे हम विलाई कहते हैं। विलाई का फंक्शन देखें, विलाई का रोल, सेकंड पॉइंट आप यहाँ से लिखोगे, विलाई इंक्रीज बढ़ा देता है सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल्स एंड हेल्प्स अ लॉट इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और इसके बाद लैक्टील की डेफिनेशन है, ईच विलस जो है इसकी रिचली सप्लाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज और वेजल नाली होती है लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टील कहते हैं। अच्छा, लैक्टील का सेकंड पॉइंट आप यहाँ से लिखोगे, लैक्टील कैरीज दैम की बजाय आपने लिखना है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल टू द मेल लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे इंटर इन ब्लड स्ट्रीम, ये इसका सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपने लैक्टील होमवर्क में इसका होमवर्क है आपका कि आपने डेफिनेशन लैक्टील की लिखनी है और आपने इसका सेकंड पॉइंट लिखना है। और विलाई का तो अब बुक पे लिखा हुआ है ना, तो इसका होमवर्क बुक पे वैसे ये भी है, लेकिन ये इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप इसको कंबाइन करके लिख सको, बाद में आपको भूल ना जाए कि एक पॉइंट यहाँ से उठाना था और एक यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, तो बाकी की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फंक्शन इलियम का। या आप यहाँ पे आप ये भी हेडिंग दे सकते हो अब्जॉर्प्शन की, यहाँ पे आप अब्जॉर्प्शन की हेडिंग दोगे, ABSORPTION absorption. The walls of vilus are only single cell thick. जो digested molecules simple sugars और amino acid absorb होते हैं इंटेस्टाइन से, ब्लड कैपिलरीज जो कि विलाई में होती हैं। ठीक है, और ब्लड जो है वो कहाँ ले जाती हैं उसे, अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन विया जरिए द हेपेटिक पोर्टल वेन, और कहाँ चले जाती है, लिवर में फिल्टर होने के लिए। फिल्टर से मुराद कि यहाँ पे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं और एक्स्ट्रा फूड को क्या कर लिया जाता है, स्टोर किया जाता है। लिवर से जो जितनी भी फूड चाहिए होती है वो कहाँ चले जाएगी, हार्ट में, विया किसके जरिए, हेपेटिक वेन के जरिए। ठीक है, यहाँ तक तो आ जाता है किसकी ये सारी हो रही है अब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स। अगर आपसे पूछा जाए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल किस तरह से अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं लैक्टील में और विलस में। ठीक है, यहाँ तक ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स का है। अपेंडिक्स पे भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज अपेंडिक्स, नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स। कहाँ से आ रहा है, ब्लाइड एंड ऑफ सीकम से आ रहा है। इसका अगर इन्फ्लेमेशन की हेडिंग दे सकते हो तो हो जाए, या सर्जरी की हेडिंग दे सकते हो तो सीवियर पेन हो सकती है। जो मुतासरा हिस्सा, जो मुतासरा अपेंडिक्स है उसको रिमूव कर लिया जाएगा सर्जरी के ज़रिए, अदरवाइज़ अगर इसको रिमूव नहीं किया जाएगा तो फट सकता है और इन्फ्लेमेशन जो सोजिश होती है वो पूरे पेट में फैल सकती है। लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, हमारी बाइट में शामिल जितनी भी हजमशुदा प्रोडक्ट है, जज़ब हो जाने के बाद जो रिमेनिंग मैस है वो कहाँ दाखिल हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, इस पार्ट्स की हेडिंग दोगे सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, और बस यहाँ तक आप अगर शॉर्ट में आए तो काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद फीसिस की डेफिनेशन जो है यहाँ से होगी, सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट ये लाजमी लिखना है वरना ये कंप्लीट इसके नंबर नहीं मिलेंगे। फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लव्ड सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर आल्सो पार्ट ऑफ फीसिस। ठीक है, या भी आप पार्ट ऑफ फीसिस की हेडिंग दे सकते हो। सीकम की डेफिनेशन आ जाए तो आपने कहना है सीकम इज अ पाउच, थैली सी होती है जो कि टी जंक्शन बनाती है, किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी जंक्शन बनाती है। अच्छा, मैंने अभी आपको अपेंडिक्स का बताया था कि अपेंडिक्स टी जंक्शन बनाती है। अपेंडिक्स जो है ये टी जंक्शन बनाती है, तो अपेंडिक्स का नहीं है आपने ये सीकम टी जंक्शन बनाती है। ठीक है, इसको करेक्ट करें क्योंकि सीकम इतना पार्ट है ना, तो ये सारा पार्ट टी जंक्शन कहलाता है, तो सीकम टी जंक्शन बनाता है, अपेंडिक्स नहीं बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फीसिस आर टेम्परली आर्जी तौर पे स्टोर हो जाएंगे रेक्टम में, विच ओपन आउट थ्रू इनस, तो रेक्टम की हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। और अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड विद फीसिस गिव्स अ रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स की हेडिंग दे सकते हो या डेफिकेशन की हेडिंग दे। ठीक है, डेफिकेशन, डेफिकेशन रिफ्लेक्स की दे लें, लेकिन डेफिकेशन की डेफिनेशन आपने वही करनी है जो स्टार्ट में आपको बताई गई थी। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली बाखबर होना, इनहिबिटेड रोक लिया जाता है एडल्ट बड़ों में, बट इन इन्फेंट्स नौमलूद बच्चे, छोटे बच्चे, इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंटरली यानी कि इख्तियार में ना होना। ग्रोथ के दौरान चाइल्ड सीख जाता है ब्रिंग लाना रिफ्लेक्स को, इस रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, खुद ब खुद, रिफ्लेक्स का मतलब होता है खुद ब खुद, अंडर वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री कहते हैं अपनी मर्जी से।
अच्छा, इसके साइड पे लिखा हुआ ना विटामिन के कोआगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, खून को जमाना। अगर आपको याद हो, जब ब्लड कोई कट लग जाए तो ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होती है, तो उस वहाँ पे एक वक्ती तौर पर ब्लड जम जाता है, ठीक है, ताकि मज़ीद ब्लड बाहर ना आए, ब्लड ज़ाया ना हो। तो वो जो क्लोट है उसमें उसका रोल है विटामिन के का। वैसे आपने पढ़ा था ना फिब्रिनोजन का भी रोल होता है, प्रोटीन्स का रोल होता है, लेकिन इसके अलावा उन प्रोटीन्स में विटामिन के का बहुत रोल है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लिवर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, एलिमिनेशन ऑफ फेसेस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। अच्छा, साल्ट भी याद रखना है, साल्ट की अब्जॉर्प्शन भी होती है। ये अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट समझ आ सके जो हमने पढ़ने हैं। रोल ऑफ लिवर, लिवर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता होता है गॉल ब्लैडर का। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, मल्टी लोब है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। डार्क रेडिश इन अपीयरेंस है, पोजीशन इसकी कहाँ, डायफ्राम के नीचे, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन है। इसका वेट है और ये इसका साइज़ है। और इसके बाद यहाँ से गॉल ब्लैडर की डेफिनेशन है यहाँ तक, और यहाँ से इसकी गॉल ब्लैडर की पोजीशन है, ठीक है। राइट लोब ऑफ लिवर, वेंट्रल कहते हैं आगे, जिगर के आगे जो है ना, आप देख सकते हो जिगर के आगे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लीवर का फंक्शन, तो ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और नेक्स्ट मज़ीद लिवर के क्या क्या रोल है, डाइजेशन के अलावा इसका मज़ीद और क्या रोल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।